जहां हिलटॉप कंपनी के माध्यम से खनन का कार्य चलता है, उसके ठीक बगल में एक रास्ता है जिसमें ग्रामीणों का आवागमन होता है। और उसमें आवागमन के क्रम में अचानक गोप बन जाता है और तीनों माताएं जमीन के नीचे धंस जाती है और उनकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। खैर, मृत्यु होना इसमें एक लगातार हम लोग विशिल प्रबंधन को इस बात से चेताए हैं कि 14 महीने से हम लोग आंदोलन के माध्यम से, लिखित के माध्यम से दिए थे कि हमारे गांव में कभी भी ऐसी घटना घटेगी। बहुत सारे घर भी टूट चुके हैं, फुटबॉल का मैदान भी गड्ढा हो चुका है, लेकिन विशिल कहीं ना कहीं मौन रहा। उसी क्रम में 3 मौतें हो गई। आंदोलन चला, धरने पर बैठे। आज भी जो डेड बॉडी है अभी तक धरने पर ही है। आज शायद चौथा दिन है, 17, 18, 19, 20 यानी आज चौथा दिन। 3 रातें 4 दिन, यानी आप कह सकते हैं काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। और मैं सबसे पहले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से मैं जनता को भी और देश के जो जनप्रतिनिधि बनते हैं, जो राजनीति को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें अब चाहिए कि झूठ मूठ का ढकोसला का भाषण ना दें कि ये जनता का देश है, मजदूरों का देश है, किसानों का देश है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल का ये शासन चलता है। वास्तव में मजदूरों के लिए कानून बने, उनकी सेफ्टी के लिए कानून बने, उनके विस्थापन के लिए कानून बने, अगर उनकी मृत्यु होती है तो कानून बने, अगर प्रशासन प्रबंधन की लापरवाही से मृत्यु होती है तो मुआवजा पर कानून बने। यानी आज मुझे लगता है कंपनी एक्ट को भी सुधारने की जरूरत है, कंपनी को नियंत्रण करने की आवश्यकता है, कंपनी को अनुशासन में रखने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं आज अगर ऐसा होता तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं घटी। उसी को लेकर आज वार्ता हुई और वार्ता सकारात्मक रही। वार्ता काफ़ी बेहतर माहौल में हुई, जिसमें मैं थाना प्रभारी समेत अन्य 2-3 थाना के प्रभारी रहे, इंस्पेक्टर रहे और सीओ साहब भी उपस्थित रहे। और साथ ही साथ लगातार टेलीफोन के माध्यम से एसडीएम महोदय, डीसी महोदय और एसडीपीओ मैडम बगमारा का संपर्क होता रहा। यानी प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से भी आज सहयोग रहा और सकारात्मक रहा। और फिलहाल अभी ये वार्ता हुई, जो ग्रामीणों की मांग थी कि इस गांव को डिस्प्लेस्ड किया जाए, यानी विस्थापित किया जाए, आरआर पॉलिसी का लाभ दिया जाए, तो उस पर सहमति बनी है। बाकायदा हमारी 13 बिंदु थी। उसके बाद मुआवजा की बात थी, तो मुआवजा 6-6 लाख प्रत्येक आश्रितों को आपदा की ओर से, उसमें सीओ साहब की विशेष भूमिका रही। उन्होंने अपनी ओर से भी आश्वस्त किया है कि उस पर भी 4-4 लाख तक का मुआवजा बनेगा। और मुझे लगा कि थोड़ा सा इस पर कहना चाहिए। और साथ ही मैं एक संदेश ग्रामीणों को दूंगा कि देखिए, कोई भी आंदोलन तभी सफल होगा जब ग्रामीणों में एकजुटता रहेगी। क्योंकि आज बेशक 6 लाख की वार्ता हुई, जिसमें स्थानीय थाना प्रभारी समेत सीओ साहब का भी सहयोग रहा, लेकिन मेरा मानना है कि ग्रामीणों में एकजुटता रहती तो ये मुआवजा बेहतर होता और मुआवजा बढ़ता। कल ही हमारे कुछ साथियों के माध्यम से 5-5 लाख पर सहमति बनी थी। ये तो हमारी जिद, और आज दिन भर हम लोग टिके रहे, हमारे साथी भी टिके रहे कि उसे जो ही सही कुछ बढ़ोतरी हम लोग कर पाए। अगर कल हमारे बीच थोड़ी सी आपसी सामंजस्य बना होता तो हम लोग एक बेहतर और लेकर आते रिजल्ट, इसका परिणाम। लेकिन खैर जो आए, तो 6-6 लाख रुपए तीनों परिवार को दिया जाएगा। आउटसोर्सिंग में एक आश्रित को नियोजन रोजगार में रखा जाएगा। और साथ ही साथ जो भी हमारी मांगे थी गांव को विस्थापित करने का, आरआर पॉलिसी के तहत वो सारी विस्थापन की प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। 10 दिन में एक आयोग का गठन होगा, जांच उपरांत एक मैंने जो कार्रवाई होती है बेहतर उसको की जाएगी। और बाकायदा इसमें जितने भी सक्षम पदाधिकारी हैं, चाहे पुलिस को हो या प्रशासन के हो, उन्होंने अपनी ओर से आश्वस्त किया है कि इस गांव के विस्थापन में, इस गांव को न्याय दिलाने में उनकी भूमिका रहेगी। हालांकि प्रबंधन से कल भी शिकायत थी, आज भी है, और शायद उम्मीद करते हैं कि अगर वो बेहतर करेगी तो कल शिकायत ना हो। लेकिन आज शिकायत है। इसलिए शिकायत है कि आज 4 दिन हो चुका है, लेकिन प्रबंधन के जीएम अगर नैतिकता और मानवता का परिचय अभी तक नहीं दे पाए, अभी तक संवेदना का परिचय नहीं दे पाए कि घटनास्थल जाकर उन तीनों माताओं के मृत शरीर को कम से कम एक बार नमन कर सके। और एक की माता का तो सर मिला भी नहीं है, कितना दुर्भाग्य का विषय है। एक के डेड बॉडी में सर नहीं मिला, वो सर मिलेगा भी नहीं शायद, बहुत गोप ही वो अंदर चला गया है। यानी एक बॉडी पूरी तरह से टूटी फूटी, मैंने छत विक्षत अवस्था में हमें प्राप्त हुई है। तो इसलिए 74 साल लग गया कंपनी का, अभी 74 साल लगभग हो चुका है। उसके बाद भी मजदूरों के प्रति ना कोई ऐसा नियम बना है, ना विस्थापन को लेके कोई नियम। क्या इस तरह बीसीसीएल अभी भी इंतजार कर रही, कई सारे बड़ी घटना घटे उसके बाद ये बिल्कुल। और मेरा सबसे बड़ा समझ से परे ये है कि अगर पूरे भारत देश की बात कही जाए तो हमारे पास कोयला खोदने की 7 यूनिट्स हैं कोल इंडिया के पास। बीसीसीएल है, सीसीएल है, ईसीएल है, एमसीएल है, एनसीएल है, डब्ल्यूसीएल है, एसईसीएल है। इस प्रकार 7 कोयला यूनिट है। अन्य राज्यों में से महाराष्ट्र में है, नागपुर में, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है,
तो महानदी तट पे कोयला है, लेकिन कहीं भी इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटती हैं। इसका मतलब वहाँ की जो प्रबंधन है वो अच्छा काम करती है, चाहे उनको पॉलिटिकल प्रेशर हो या जनता की जागरूकता का आभास हो। वहाँ आज तक कभी घटना नहीं सुने हैं कि बाकी जो स्टेट है जहाँ कभी भी कोयला का काम होता है वहाँ किसी भी प्रकार की ऐसी घटना घटती है, वहाँ भी कोयला का काम होता है। लेकिन अब झारखंड में ये तो एक छोटा घटना है, यहाँ 375 मजदूरों की जान जा चुकी है। 1975 में चासनाला कांड, आपका ढोरी बोकारो में 268, 1965 में 268 मजदूर एक साथ मारे चुके हैं। नगदा में 2006 के आसपास लगभग 50 मजदूरों की मौतें हो चुकी है। और आए दिन हमेशा होते रहता है, जहाँ जहाँ कोलियरी क्षेत्र है वहाँ होते रहता है। तो ये समझ में नहीं आता है कि झारखंड ने आखिर क्या गुनाह किया है, या फिर झारखंड आदिवासी क्षेत्र है इसलिए ये दोहरी दृष्टि है कि ये लोग मरने दीजिए। ऐसे भी आदिवासी यानी जंगली लोग हैं क्या, इनको जंगली यानी जानवर हैं क्या? बाकी स्टेट अच्छा काम करती है, लेकिन जब झारखंड की बात आती है ये लोग बेईमानी तरीके से कार्य करते हैं। इसीलिए मेरा मानना है आज झारखंड की आवाज दिल्ली को भी सुननी चाहिए और दिल्ली के साथ साथ दुनिया को भी सुननी चाहिए कि बाकी यही कंपनियां जब दूसरे जगह कोयला कोड़ती है तो बेहतर करती है। सेफ्टी का अनुपालन होता है, डिस्प्लेसमेंट का अनुपालन होता है, आरआर पॉलिसी को फॉलो किया जाता है, कंपनी एक्ट को फॉलो किया जाता है, माइंस एक्ट को फॉलो किया जाता है। लेकिन यही कंपनी जब झारखंड आती है अनगिनत कहानी सुनाएंगे, अनगिनत किस्से सुनाएंगे, जहाँ गाँव की बर्बादी, इंसान की बर्बादी, पर्यावरण की बर्बादी, मानव जीवन की बर्बादी। तो क्यों? आज ये सवाल है। इसलिए आज मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से पूरे देश को जो हुक्मरान है उन्हें मैं संदेश दूंगा कि झारखंड भी इसी भारत का यदि अंग है और वह भी अगर उसी संवैधानिक दायरे में जीवन यापन करने का अधिकार रखता है तो उन्हें चाहिए झारखंड पर भी एक दिन कैबिनेट हो और उस पर चर्चा हो, यहाँ के विस्थापन को लेकर वहाँ चर्चा हो, यहाँ के उजड़ते हुए गांवों को लेकर यहाँ चर्चा होनी चाहिए। इसलिए मेरा मानना है कहीं ना कहीं झारखंड के जो पॉलिटिकल पर्सन है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ अगर पॉलिटिक्स सही नहीं रहेगा तो कुछ भी सही नहीं रहेगा। तो यहाँ के पॉलिटिकल पर्सन को चाहिए हमारे मुद्दों को बेहतर तरीके से सदन में रखे, और रखे ही नहीं उस पर बेहतर कानून बनाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना ना घटे। और मजदूरों के लिए विशेष कानून बने, जहां कंपनियां हैं वहां विशेष कानून बने, जो डीएमटी फंड हो उसका बेहतर उपयोग हो, सीएसआर फंड हो उसका बेहतर उपयोग हो। इन सब चीजों का अनुपालन करते हुए अगर काम किया जाए तो कोई विकास का विरोधी नहीं है। 1 एकड़ के हम लोग तो हजारों लाखों एकड़ जमीन दी है बीसीसीएल को, सीसीएल को, कहीं टाटा को, कहीं डैम बनने में। तो विकास के नाम पर हमने तो पूरा झारखंड आधा उजड़ चुका है। आप एक ड्रोन घुमा के देखिए, आधा झारखंड उजड़ चुका है विकास के नाम पे। इन बदले में हमें पलायन मिला, धुआं मिला, कैंसर मिला, बीमारी मिला, और आज हम लोग विस्थापित होकर मारे जा रहे हैं। कई वर्षों से जो धोबी कुली का मांग रहा कि उन लोगों का विस्थापन किया जाए। एक घटना घट चुकी है, क्या दूसरी घटना का इंतजार होगा या उससे पहले विस्थापन किया जाएगा? आज को वार्ता में देखिए, अब यही कहना चाहेंगे, अगर वास्तव में भारत में लोकतंत्र जिंदा है और वास्तव में ये देश जनता का है, एक आम व्यक्ति का है, तो मुझे लगता है विस्थापन की प्रक्रिया 31 दिनों के भीतर पूरी हो जानी चाहिए, और नहीं तो फिर लोकतंत्र से लोगों का विश्वास उठेगा। और जब लोकतंत्र से लोगों का विश्वास उठेगा तो जाहिर सी बात है अराजकता और हिंसा तभी तैयार होती है जब कहीं ना कहीं जो शासन की जिम्मेवारी जिनके है उन पर लोगों का विश्वास टूटता है। घटना का 4 दिन हो चुकी है और प्रबंधक अभी तक पहुंची नहीं। देखिए, प्रबंधन का मतलब है कंपनी, कंपनी का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। पहला बात आपको लॉजिक को समझना होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है, हमारे पास जो कानूने हैं, अभी मान के चले हम लोग थाना में बैठे हैं तो थाना के पास जो आईपीसी की धाराएं हैं, वो जो मोटा सा किताब है इंडियन पेनल कोड, वो किसका है? अंग्रेजों का है। तो अंग्रेज क्यों बनाए थे वो किताब? बनाए थे ईस्ट इंडिया कंपनी का बचाव के लिए। तो वही कानून चल, ये लोग हमारे हैं, ये हमारे भाई समान है। हमने शुरू से कहा कि जो पदाधिकारी हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, हमारे भाई समान, लेकिन क्या करेंगे, मजबूर हैं। किनकी लापरवाही देखें? ये लापरवाही सीधा जो ऊपर में बैठे हैं, जिनको अरबों का पैसा जाता है, जो पूंजीपति वर्ग से आते हैं, उनकी लापरवाही है, क्योंकि उनकी नजरों में आम व्यक्ति की जान पशु पक्षी कुत्ते बिल्ली से भी सस्ता है।